नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत। कृषि कानूनों को समाप्त करने के ऐलान के बाद ऐसा लगा था कि अब किसानों की उलझन सुलझ जाएगी, किसानों और सरकार के बीच बना गतिरोध खत्म हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि किसान और ज्यादा उत्साहित हो गए और अब किसानों ने अपने आंदोलन को विस्तारित कर दिया। लखनऊ में महापंचायत करके किसानों ने यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री की बात उन्होंने नहीं मानी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें हमने ये लिखा कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए 700 और जो हम पर यहाँ मुकदमे लादे गए और एमएसपी, तो हमने प्रधानमंत्री जी से पत्र लिखकर यही निवेदन किया कि आप हमारी इन समस्याओं का भी समाधान कर दें। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टेनी है, टेनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो हमारे किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और जो हमारे काले कानून सरकार ने वापस करे उसमें जो है उसमें होने चाहिए लिखित में। नहीं थमा किसानों का प्रदर्शन, नहीं थमी किसानों की ललकार, नहीं थमी किसानों की पंचायतें, नहीं थमा सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश। इस बार बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा लखनऊ में खोला है। लखनऊ के इको गार्डन मैदान में किसानों ने पंचायत की। इस पंचायत में सरकार के खिलाफ सीधा हल्ला बोला गया। किसानों ने एक सुर में कहा कि लड़ाई जारी है क्योंकि मांगे अभी अधूरी है। किसानों का लाभ हो जाएगा, आप एमएसपी लागू कर दो, वो किसानों के हित में होगा। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है क्योंकि अजय टेनी यहाँ का ये रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ये है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। जो 750 किसान शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सारी चीजें अपने सभी। तो यूँ समझिए कि पीएम मोदी के कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों का हौसला बढ़ा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सरकार को झुकाने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए अपनी 6 और मांगों के लिए किसानों ने पूरा दमखम लगा दिया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान अड़े हुए हैं। लखनऊ के इस महापंचायत में तमाम किसान नेताओं की बात इन्हीं 6 मांगों के इर्द गिर्द घूमती रही। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, अंतिम सांस तक ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा। कुछ नया अपने हाथ में लेकर ही वापस घर जाएंगे। साथियों याद रखना कि यदि यूं ही वापस घर लौट गए तो सबके घर वाले पूछेंगे कि हाथ में नया क्या लेके आए हो, तो एमएसपी गारंटी कानून लेके ही वापस जाएंगे। यानी जो बात समझी जा रही थी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अपने घर लौट जाएंगे, वैसे आने वाले कुछ दिनों या शायद महीनों तक होने वाला नहीं है। इसकी वजह है किसानों की वो 6 मांग जिन्हें मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। सरकार प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस ले। किसानों के खिलाफ पराली जलाने के केस वापस हो। आंदोलनकारी किसानों से केस को तत्काल वापस लिया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनका पुनर्वास हो। सिंघू बॉर्डर पर उनके लिए शहीद स्मारक बने। इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी।
हमारा ऊपर कितना ना किया जुलूम हुआ, कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं। किसानों ने तय किया है कि उनका आंदोलन तय कार्यक्रमों के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 26 नवंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। 28 तारीख को महापंचायत भी होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली भी निकाले जाने की बात है। किसानों ने एक बार फिर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। पीएम मोदी ने किसानों से घर लौट जाने की अपील की थी, लेकिन किसानों ने पीएम मोदी को खुला खत लिखकर जिस तरह से बात आगे बढ़ा दी है, इससे ये समझना आसान है कि फिलहाल किसान और बीजेपी सरकार के बीच जारी गतिरोध खत्म होने वाला नहीं है। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। किसान आंदोलन जारी है और उसे राजनीतिक मोड़ देने की पूरी कोशिश भी हो रही है, क्योंकि अब विपक्षी दलों ने सीएए और एनआरसी के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए और एनआरसी पर सवाल उठाए तो मामला हिंदू मुसलमान हो गया। आग में घी का काम किया मुनव्वर राणा ने। अब ध्रुवीकरण वाली राजनीति भी सर उठा रही है। यूपी में चुनाव है तो सबके अपने अपने दांव हैं, अपने अपने ताव हैं और हाँ, अपने अपने तनाव हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों को लगता है कि उन्होंने सरकार को झुका लिया, तो किसानों के कंधे पर कुछ नेता सवार होने की कोशिश में लगे हैं। उनमें से एक है असदुद्दीन ओवैसी। यूपी चुनावों में उम्मीदवार उतार रहे ओवैसी ने कृषि कानूनों पर किसानों की कामयाबी के बाद सीएए और एनआरसी पर सरकार विरोधी सुर अलापा है। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। ओवैसी की इस मांग पर बीजेपी बिफर पड़ी। शहनवाज हुसैन ने साफ किया कि ओवैसी भ्रम न पैदा करें। असदुद्दीन ओवैसी भ्रम पैदा न करें। किसी शर्त पर कोई कानून जो वो बता रहे हैं सीए और वो वापस होने वाला नहीं है। वो किसी के न नुकसान के लिए है, बल्कि वो लोग जो धर्म के नाम पे प्रताड़ित थे उनको नागरिकता देने वाला है। ओवैसी इसी तरह का भ्रम फैलाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान नेता इस बयान का मतलब ये निकाल रहे हैं कि ओवैसी किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन बाग बनाने की बात करके वो यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी के इस बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कैसे ओवैसी और बीजेपी की सियासी रिश्तेदारी तय कर दी। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है कि होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात। साफ है कि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता हरगिज नहीं चाहते कि ओवैसी या उनके जैसे नेता किसानों के आंदोलन को भटकाएं। इस बीच किसानों को मुनव्वर राणा का साथ मिला है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को पानी पी पी कर कोसने वाले मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से तीखा बयान दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि उनसे कोई गुनाह हो गया था जिससे 700 किसान खत्म हो गए। सबसे ज्यादा शर्म की बात ये हुई कि ये जो गृह राज्य मंत्री है, इसके बेटे ने जिस तरह जिंदा किसानों को कुचला है, अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो ये गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता। किसानों ने भले ही अपने मंच पर कभी किसी सियासी दल के नेता को जगह नहीं दी, मगर चुनावों में बीजेपी का विरोध करने का ऐलान इसे सियासी बना देता है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत सीधे तौर पर अब इस पर बयान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होगा कि सरकारी टीवी पर घोषणा कर दी और देश ने मान ली, ऐसा नहीं है। बातचीत के निपटाओ इसको, बातचीत से। इस पे भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आएगा जल्दी, इसके लिए आज बैठक भी हो रही है। एमएसपी पे कौन करेगा? जो हर रोज किसान को नुकसान हो रहा है उस पर कौन करेगा?
दरअसल आगे पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के चुनाव हैं। वहीं किसान अब भी आंदोलन पर अड़े हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, जो पंजाब हरियाणा के किसानों की सबसे बड़ी मांग है। लिहाजा किसान आंदोलन पर आगे भी सियासी रंग चढ़ने के आरोप लग सकते हैं। आशीष और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखनऊ में एक तरफ जहां किसानों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध झंडा बुलंद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के बहाने सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी जश्न मना रही थी। हम आपको बताएंगे, लेकिन बीजेपी अपने मिशन पूर्वांचल पर पूरा दमखम झोंके हुए है, लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद पूर्वांचल के मिशन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा निकल चुके हैं। जेपी नड्डा ने गोरखपुर के मंच से बीजेपी सरकार के किए गए कामों का ऐलान किया, उन्हें बताया, तो साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड विजय हासिल करने जा रही है। बाबा गोरखनाथ की पूजा और इस भक्ति में उस सियासी शक्ति को हासिल करने की प्रार्थना है, जिसके दम पर बीजेपी का कमल फिर से यूपी में खिलाया जा सके। और बीजेपी के इसी मिशन को कामयाब बनाने के लिए जब जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे, तो सीधे बाबा गोरखनाथ के दर्शन को आ गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात की और उस रणनीति की शुरुआत की जो बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकते हैं। पूर्वांचल के प्रमुख केंद्र गोरखपुर की रैली में जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के काम गिनाए, योगी सरकार की उपलब्धियां बताई और इसी काम के दम पर यूपी में जीत की उम्मीद जताई। आप जब चुनाव में जाएंगे तो आप गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धाराशाही कर दिया है और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में हमारी महिला बहन जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको आपने ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिलाई। यूपी के चुनावी माहौल में जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। बीते दिनों पीएम मोदी ने पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी। अमित शाह ने भी पूर्वांचल का दौरा कर चुनावी शुरुआत की। अब बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए जेपी नड्डा भी पूर्वांचल पहुंचे और पार्टी की जीत के लिए एकजुटता का संदेश दिया। याद करो, अभी चुनाव में लोगों को बताना, जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं 2-2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए, तो उस समय आपके यहां के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। जेपी नड्डा के दौरे पर योगी आदित्यनाथ भी साथ थे। रैली में योगी ने फिर से विरोधियों पर तीखा वार किया, यूपी की जनता को जिन्नावादियों से सावधान किया। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक, जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा। दरअसल योगी का ये वार सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर है, जो पूर्वांचल में अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए दमखम लगा रहे हैं। अखिलेश लगातार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और सरकार की कमियां गिना रहे हैं। साफ है कि पूर्वांचल की लड़ाई
न केवल पार्टियों के नाक की लड़ाई बन गई है, बल्कि ये साख की भी लड़ाई है, क्योंकि जो भी इस जंग में जीतेगा, यूपी फतह का उसका सपना पूरा होगा। आज तक ब्यूरो। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वांचल में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। किसान लखनऊ में महापंचायत कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों के बहाने सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है। जश्न मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान भी किया कि उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी को हम परास्त करेंगे। सदियों में पैदा होता है तुझसा महान शख्स। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। आज समाजवादी दफ्तर गुलजार है, दीवारों को दरवाजों को सजाया गया है, उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर वो जमाने बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर आए हैं। 83 की उम्र में भी मुलायम होने के क्या मायने हैं, इन तस्वीरों से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अखिलेश के सामने चुनावी परीक्षा है, सामने आग का एक दरिया है और उसे बिना डूबे पार करना है, तो पतवार के तौर पर किस पर एतबार हुआ है, ये भी देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्म दिवस का मौका, विभिन्न कार्यक्रम, बैंड बाजे, सारे इस वक्त समाजवादी पार्टी के ऑफिस के आसपास आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह के जन्मदिन को किस तरह से खास बनाया जाए, उसकी कवायद को लेकर लगातार यहाँ पर किस तरह से पोस्टर, अगर आप देखेंगे ऊपर पोस्टर्स किस तरह से मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर लगे हैं। एक पोस्टर में आपको अखिलेश मुलायम सिंह यादव के चरण छूते नजर आएंगे, तो किसी पोस्टर में अन्य मंत्रियों के साथ वो मौजूद पाएंगे। मुलायम के तौर पर एक पूरी पीढ़ी राजनीति से तकरीबन विदा ले चुकी है। मुलायम भी अस्वस्थ हैं, उम्र के थपेड़ों के आगे कमजोर पड़ चुके हैं, जुबान लड़खड़ाने लगी है, सेहत डगमगाई हुई है, लेकिन विरासत की ऐसी ताकत है जो आज भी उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देती। जरा देखिए, 83वें जन्मदिन समारोह में खड़े नेताजी ने किस सधे अंदाज में अपनी बात कही और क्या महीन सियासत भी कर दी। हम ये चाहते हैं, आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। हाँ, ये हम आपको, आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दिखाऊंगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है, हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे। मैं आपके साथ हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अखिलेश ने मुलायम के जन्मदिन पर भव्य आयोजन किया, क्योंकि मुलायम की अहमियत को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। बड़े मंच पर मुलायम को बिठाया गया, कार्यकर्ता नेताओं से बारी बारी से मिलवाया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए, केक काटे गए, गाना बजाना हुआ। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। जिनका नाम मुलायम है, उनका जलवा कायम है का नारा यूपी की राजनीति में जुबान पर आने वाला नारा था, और वो जलवा आज भी मुलायम का बरकरार है। ये भी हकीकत है कि आज मुलायम को अखिलेश के कंधों की जरूरत है। एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के हाथों संभाले जाने के आसरे है, लेकिन उससे भी बड़ी हकीकत ये है कि कभी मुलायम थे, तभी आज अखिलेश हैं। जिस समाजवादी पार्टी के सेनापति आज अखिलेश हैं, उसकी सेना कभी मुलायम नहीं सजाई थी। समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह ही होता है, और मुलायम का यूपी में होने का अर्थ क्या है, ये विरोधी दलों से बेहतर और कौन बता सकता है। धरती पुत्र मुलायम सिंह। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पुत्र मुलायम सिंह।
उत्तर प्रदेश की राजनीति तो आपने देख ली और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पंजाब और पंजाब की राजनीति की ओर। पंजाब के मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभा की। सभा में केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को नकली केजरीवाल तक कह दिया। साथ ही केजरीवाल ने पंजाब में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लुभाने के लिए एक जबरदस्त दांव चल दिया। कोशिश कर रहे हैं आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। तो पाजी नकली केजरीवाल वाला मसला क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के मोगा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके जुबान पर नकली केजरीवाल वाला शब्द था। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल नकली केजरीवाल पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कह रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि चरणजीत सिंह चन्नी उनके वादों की नकल कर रहे हैं।